हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, और जिसमें अभी तक हम समझ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। और आज हम जिन टॉपिक्स को समझेंगे वे हैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और इन एकीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले काउंट कैमिलो दे कावूर और गैरीबाल्डी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा, पिछले वर्कशीट में पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें यही पढ़ा था कि 1848 के बाद जब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे अब जो भी राजा आ रहे थे, जो भी राजतंत्र आ रहा था, वो कोई भी अब क्रांति नहीं चाहता था और जनतंत्र कोई नहीं चाहता था। मतलब वो सिर्फ वापस से पुरानी जो रूढ़िवादिता है उसी को अपनाने की होड़ में लगे हुए थे और अपनाते जा रहे थे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने दिखाया तो सही कि राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, उनके अंदर राष्ट्र से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको अमल में नहीं लाया। यद्यपि मध्य वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि बार बार कोशिशें तो होती रहीं लेकिन राष्ट्रवाद को बढ़ाने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। तो अब हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसा हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जर्मनी भी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। तो वहाँ पर भी धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी और किस तरह से जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया गया। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें वो है कि एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ, यानी जो प्रशा राज्य था, प्रशा देश था, उसके नेतृत्व में एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देखिए यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। और इनके बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से और ज़्यादा पढ़ने के प्रयास करें। फिर 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, क्योंकि आपको पता है ना कि फ्रांस और उसके आसपास के जो देश थे उसमें वापस से राजतंत्र आ गया था और वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। फिर 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। जिसे हम प्रशा कह रहे हैं वही प्रशिया है। फिर नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया और जब वो जर्मनी एक हो गया, पूरा जर्मन राज्य बन गया, तब वहाँ पर मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया जो अभी तक वहाँ पर नहीं था। अब हम समझेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1859 से 1870। तो सबसे पहले है कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि जर्मनी बटा हुआ था ऐसे ही इटली भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आपको ये याद है ना, जूसेप्पे मैस्सिनी, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट के बारे में भी पढ़ा था। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह उनके असफल हुए। उन्होंने कोशिश तो करी कि किसी तरीके से एकीकरण किया जाए और इसके लिए विद्रोह भी किए, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन वो विद्रोह असफल हो गए। फिर 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। देखिए तो किस तरीके से चतुराई से ऐसा किया गया और ऑस्ट्रियाई जो
फोर्स थी, जो कि सैनिक थे, उनको हरा दिया गया। और फिर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अब जो ये राजा बने, ये राजा राजतंत्र का न होके बल्कि लोकतंत्र में भी विश्वास रखते थे, और इसलिए लोगों की इच्छाओं को भी वो सुनते थे, लोगों की जो भी इच्छाएं थी उनको पूरा करने की कोशिश भी किया करते थे। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे ये जो एकीकरण हुए, इनमें जो व्यक्ति हैं, ये बहुत जिनके बारे में अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इन जो एकीकरण को करवाने में। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है उनका नाम है काउंट कैमिलो दे कावूर। इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। सार्डिनिया पीडमोंट के प्रमुख मंत्री थे ये। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। हालांकि वे स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे, लेकिन फिर भी फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। यानी इन्होंने कूटनीति से जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया और इटली का एकीकरण करवा पाने में सक्षम हो पाए। तो चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, जूसेप्पे गैरिबाल्डी। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। यानी वह नियमित सेना का हिस्सा, यानी वो सैनिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो स्वयंसेवक जो अपने आप से वॉलेंटियर जो फोर्स में आकर जो है अप्लाई करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, उनका नेतृत्व इन्होंने किया था। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उन्होंने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो देखा आपने कि हर जगह जो है, जब नेपोलियन की हार हो गई थी, हमने पढ़ा वियना संधि हुई थी, उसके बाद से जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, जितने भी यूरोप के देश थे, वहाँ पर वापस से राजतंत्र और रूढ़िवादी जो विचार थे दोबारा से उत्पन्न हो रहे थे। और लेकिन लोग तो अब ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि लोग तो यही चाहते थे कि धीरे धीरे हर देश में लोकतंत्र स्थापित हो। तो इसलिए ये जो गतिविधियाँ चलती रहीं, तो जो कावूर थे और जूसेप्पे गैरिबाल्डी वगैरह जैसे जो लोग थे, ये इन्होंने अपनी जो गतिविधियां चालू रखी और इनके कारण से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो चलिए, ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक्स, और अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए, निबंध का मतलब तो यही होता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। फिर भी मैंने यहाँ पर वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे इटली का एकीकरण कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा, फिर 1830 के दशक में जूसेप्पे मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। फिर तीसरे पॉइंट में हमने ये लिखना है कि 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह भी असफल हुए थे। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है कि 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया गया। फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखना है कि 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। अब इसको हमें और बड़ा करना है, तो हमें जो कावूर हैं और गैरिबाल्डी हैं उनके बारे में भी हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? तो उत्तर बहुत ही आसान है कि 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य यानी कि एकीकृत जर्मनी का राजा घोषित किया गया। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, जर्मनी की एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे हुआ था? एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ, यानी प्रशा देश के नेतृत्व में हुआ। दूसरा पॉइंट है कि प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। फिर तीसरा पॉइंट है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर फोर्थ पॉइंट है कि 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में
स्थापित किया। और फिर छठा पॉइंट है कि नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। और उसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो इसका उत्तर भी हमारी वर्कशीट से ही हमें मिल जाएगा कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी अब जो है वो राष्ट्रवाद ऐसा था कि वो लोकतंत्र से और क्रांति से धीरे धीरे दूर होने लग गया। राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का केवल इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसे भी राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। और इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। हमने पढ़ा था ना कि 1848 की जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, आंदोलन थी, वो विफल हो गया था। तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।